अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। तो जैसा कि आपकी प्रैक्टिकल्स शुरू होने वाले हैं और क्लास 12 के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो अब जो दरमियान का वक्त है, ये काम आएगा प्रैक्टिकल नोटबुक को बनाने के लिए। प्रैक्टिकल नोटबुक बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कि इस दफ़ा स्पेशल नोटिफिकेशन है कि आप हमेशा की तरह जैसे काफ़ी लोग करते थे कि यूज्ड नोटबुक्स लेते थे, अपनी पुरानी ले लेते थे या कहीं से खरीद लेते थे और वही चल जाता था। तो इस दफ़ा कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल नोटबुक आपको दोबारा खुद से ही बनानी है और किसी किस्म के वहाँ पर मसाइल हो सकते हैं अगर आपने ओल्ड नोटबुक का इस्तेमाल किया। तो मेरा आज का जो बेसिक टारगेट है वो यही है कि प्रैक्टिकल नोटबुक आपने कैसे बनानी है। तो प्रैक्टिकल नोटबुक को बनाने के लिए आपको चंद एक अहम जो है ज़हन में रखनी है बातें। मैं आपको कुछ नोट्स दे दूँगा, आप वो उससे देखकर बना सकते हैं अपने नोटबुक्स को। लेकिन उन नोट्स को इस्तेमाल कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊँगा। इसके बगैर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और ना आपको एक्ज़ैक्टली समझ में आएगी। बट अभी बहुत कुछ क्लियर होने वाला है कि प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी कैसी है, उसमें लिखना क्या है, याद क्या करना है और वहाँ पर प्रैक्टिकल किस तरह से आएगा, कितने प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं, ये सारी बातें मैं आपको साथ-साथ बता दूँगा। ठीक है जी? तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के बारे में अहम बात पता होनी चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिकल नोटबुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रैक्टिकल नोटबुक में मैंने तो आपको बताया होगा क्या होता है। एक तरफ होते हैं लाइन पेजेस, ठीक है? जिसके ऊपर लाइन लगी होती हैं और एक तरफ होते हैं ब्लैंक पेजेस, ठीक है? जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है। इस दफ़ा आपके पास कुछ और भी है, जैसे कि ये देखें, ये आपके पास और तरह के पेजेस भी हैं। ये पेजेस स्पेशल किस्म के प्रैक्टिकल्स लिखने के लिए होते हैं, जिसमें आपके पास ऐसी बेसिक आर्टिकल आपको आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पर 3 चाहे ये पेज हो, चाहे ये पेज हो, सिमिलर है। तो यहाँ पर 3 किस्म के आपके पास कॉलम है, इसमें एक तरफ लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस और इन्फेरेंसेस या रिजल्ट्स वगैरह, ठीक है? तो ये जो आपके पास 3 कॉलम है, इसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे, ये मैं आपको समझा दूँगा, लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा सा तरीके के साथ कि आप कैसे प्रैक्टिकल्स करोगे। तो चलते हैं अपने उन नोट्स की तरफ जिसको आपने बहुत मुहतात होकर समझना है और अगर ये आपको समझ आ रहा है तो सिर्फ प्रैक्टिकल नोट बनानी नहीं आएगी बल्कि आपको प्रैक्टिकल के काफ़ी तक समझ आ जाएगी कि आपने इसे परफॉर्म कैसे करना है। ये भी बहुत अहम बात आएगी। इन प्रैक्टिकल्स का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ-साथ फिर आपने इसको लिखने के लिए इस्तेमाल भी करना है। ठीक है जी? तो चलते हैं समझते हैं क्या बात है। तो जैसे कि आपके पास ये नोट्स का पहला पेज है, तो ये जी हमारे पास पहला पार्ट या कह लो कि ये हमारी नोट्स का पहला एक हिस्सा है जो बताएगा कि प्रैक्टिकल्स का सिलेबस कितना है या कैसा है। तो मैंने सिलेबस को जब आप नोटबुक में देखोगे तो आपको इतना हद तक समझ नहीं आएगा, यानी उसके इतने पार्ट्स नहीं बनेंगे जब आप देखिए आप नोट्स में देखोगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। देखो यहाँ पे गिट्टी चल रही है, वन यानी कुछ शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं। थोड़ा-सा मैं इसके बारे में आपको बताता भी चलता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड यानी कि आपको कैसे बनानी है, वेरीफाई द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय पासिंग एचसीएल गैस, NaCl की प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है? सेपरेशन ऑफ इंक्स बाय क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी क्या होती है या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसमें इंक्स ज़रा आसान रहता है, ठीक है? वैसे अमीनो एसिड वगैरह भी अलग किए जा सकते हैं और सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लेड एंड कैडमियम वगैरह। तो ये आपके पास सेपरेशन है इसकी लेड और कैडमियम की, ये जरा स्पेसिफिक एग्जांपल है क्रिप्टोग्राफी की। तो यहाँ पर 2 प्रैक्टिकल डाले गए हैं। आखिर में लिखा है न्यूट्रलाइजेशन यानी आपको HCl यानी कि एसिड और बेस को मिलाकर न्यूट्रलाइजेशन करनी है और उस दौरान जो हीट निकलेगी वो आपको बतानी है। तो ये आपके पास एक तरह का फर्स्ट ईयर का सेक्शन हो गया, जहाँ पर ये आपने पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है? नंबर 2 पे है टाइट्रेशन, ये भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर का पोर्शन ही है। इसमें हमें एसिड बेस टाइट्रेशन, दो वैसे टाइट्रेशन कई तरह की होती है, लेकिन अभी फिलहाल एसिड बेस टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन, इसमें रिडॉक्स टाइट्रेशन ज़्यादा आने की उम्मीद रहती है और केमोनो टाइट्रेशन ज़्यादा आती है और आयोडोमेट्री कम आती है। अच्छा जी, ये है क्या, इसके पीछे पूरा नॉलेज है, ठीक है? फिलहाल मैं आपको कुछ रिव्यू करवा रहा हूँ और उसी के हिसाब से हम चलेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली जाएँगे वरना फिर आप खुद परेशान हो जाएँगे। अच्छा जी, फिर डिडक्शन, डिडक्शन में रहना ये है कि इस वाले सेक्शन में आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है सिंपल हो और हो सकता है जैसे कि COOH, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। इस तरह से अगर आपके पास कोई NH2 या NH3 वाला ग्रुप है, तो भी आपके पास इसमें नाइट्रोजन भी है, ठीक है? इसी तरह से मज़ीद अगर सल्फाइड्स हैं और थायोल ग्रुप्स वगैरह हैं, इसमें सल्फर भी हो सकता है। तो मैं 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन, ठीक है? इसके अलावा हाइड्रोजन, इन चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है, आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना होता है और इसकी बिना पर बहुत कुछ समझ में आता है। और एक और डिडक्शन है, डिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी आपने इन सब चीज़ों की बुनियाद पर ये फैसला लेना है कि जो एलिमेंट इसमें मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो किस तरह का फंक्शनल ग्रुप रख सकते हैं। ये फिलहाल 2 तरह के सवाल हैं, लेकिन अभी इनको आप डिडक्शन के अंदर रखोगे, ये हम डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी? इसके बाद नंबर नेक्स्ट पे चलो, 4th पार्ट है, इसमें प्रिपरेशंस है, तो ये 4 प्रिपरेशंस हैं, इन चारों प्रिपरेशंस को आपने देखना है। जैसे कि ये याद करना पड़ता है, एस्पिरिन तैयार करनी है, आयोडोफॉर्म तैयार करना है, ग्लूकोसाजोन तैयार करना है और कॉपर माइन कॉम्प्लेक्स वगैरह, ठीक है? तो ये एक सवाल है, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बज़ाहिर तो आपको 4 नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएँगे तो इनमें से कोई एक करना होगा, ठीक है? इसके बाद चलते हैं नंबर 5 के पास। 5 में क्या है, आपको बड़ा ही अहम 3 सवाल है, इसमें 2 अहम सवाल बहुत ज़्यादा है। एक तो ऊपर जो मैंने बताया टाइट्रेशन, जिसके आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एक ये वाला और जो दूसरा अहम 3 सवाल है वो है सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है? इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, दोनों ही आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? और कुछ सवाल हमारे पास एक्स्ट्रा भी है, जैसे कि अगर आप इनके बाद इंपॉर्टेंस देखो तो प्रिपरेशंस की हैं, लिखने के एतबार से और प्रैक्टिकल करने के एतबार से ये आपको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, एसिड बेस रेडिकल के बारे में देख लो, सपोज़ कीजिए आपके पास एक सॉल्ट है, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, या आपके पास एक और सॉल्ट है जिसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। सॉल्ट कोई भी हो, उसके क्या होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट है सोडियम और क्लोरीन पार्ट है नेगेटिव। इस तरह पॉजिटिव पार्ट है पोटेशियम और नेगेटिव पार्ट है सल्फेट। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है इसको आमतौर पर हम कहते हैं बेसिक रेडिकल और जो नेगेटिव पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एसिड रेडिकल, ठीक है जी? तो आपने दोनों ही पार्ट बताने होते हैं, इस तरह सॉल्ट का पता चल जाता है, इसी को सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं। और लास्ट में आया नंबर 6, एस्टिमेशन ऑफ बेरियम इन द गिवन सैंपल सॉल्यूशन। ग्रेविमेट्रिकली इसमें असल में होता ही है, ग्रेविमेट्रिकल का मतलब है कि हम कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें मैथ्स समझ में आ जाएगा, तो आपको मैथ्स निकालना है एक्चुअली, ठीक है? इसका बेरियम का। तो ये आपके पास चंद एक अहम 3 सवाल हैं। तो ये था जी हमारे समझ लें पूरे प्रैक्टिकल नोट्स का एक खुलासा समरी या उसकी फ़हरिस्त जो कि एग्ज़ाम में आने वाले
क्या है प्रैक्टिकल्स। मैंने उन प्रैक्टिकल्स को कैटेगराइज़ कर दिया है और हर कैटेगरी से एक वक्त में एक ही क्वेश्चन आएगा और आपने उसको हल करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको 2 बताए हैं, एक टाइट्रेशन और दूसरा एसिड बेस रेडिकल या कह लें सॉर्ट एनालिसिस जो है वो आपने करना है। इन दोनों के अलावा भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अब हम सवाल अपना आगे बढ़ाते हैं कि अब हमें क्या करना है। देखो अगर मैं हर प्रैक्टिकल को समझाऊँगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, तो मैं बेसिक फोकस करूँगा कि प्रैक्टिकल नोटबुक आपने कैसे बनानी है। तो अब आपके दिमाग में 2 पेजेस तैयार रखो, एक का नाम लाइन पेज यानी लाइनों वाला पेज, दूसरा ब्लैंक पेज। तो एक दिमाग में बात रखो कि जब भी आपने लिखना है ब्लैंक पेज के ऊपर तो आपने लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल या जिसका असल नाम है ग्रेफाइट पेंसिल इस्तेमाल करनी है। ठीक है? इसके अलावा कोई पेन, मार्कर, बॉल पेन इस्तेमाल नहीं करना इसके ऊपर ब्लैंक पेज के ऊपर। और जो आपके पास लाइन पेज है उसके ऊपर आप ब्लू कलर से हेडिंग भी दे सकते हो, मार्कर ले लो, एक ब्लू कलर का पेन ले लो जो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कुछ इंक्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बाकी मैं एक नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत अच्छी नोटबुक जो है ना सजाना शुरू कर दें और मार्जिन लाइन्स भी लगाएँ और यूँ भी लिखें और हेडिंग को सजाने लग जाएँ। आप बिल्कुल सिंपल वे में चलो और उसको बेहतरीन तरीके से करो, काफ़ी रहेगा, जल्दी प्रैक्टिकल नोटबुक बन जाएगी और बहुत सही भी होगी। ठीक है जी? तो चलते हैं इन सारी प्रैक्टिकल्स को थोड़ा-थोड़ा सा ये समझने के लिए कि आपने इनको लिखना कैसे है। तो यहाँ पे कुछ दी गई है इंस्ट्रक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इनको अगर आप गौर से देखो तो लिखा है इन फर्स्ट 20 मिनट्स यू हैव टू राइट 2 एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि आपको 2 एक्सपेरिमेंट शुरू में ही 20 मिनट में लिखने को दिए जाएँगे। ये बहुत ही अहम बात है। ये आपका समझ लें प्रैक्टिकल का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें वो आपको नकल लगाने नहीं देंगे। इसमें आपको वो थोड़ा-सा सख्ती के साथ डील भी करेंगे। ये जाते ही आपका एग्ज़ाम होगा, इसलिए जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो तो आपको लैब में होना ही चाहिए अपने बैच के साथ। और फिर उसके बाद वो आपको देंगे कुछ सवाल ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे लिख देंगे और आप वहाँ से देखकर अपनी आपको शीट दी जाएगी। उस शीट के ऊपर 20 मिनट्स के अंदर जल्दी-जल्दी से आपने जो वो कहेंगे वो आपने लिख देना है प्रैक्टिकल से रिलेटेड। आम तौर पर ये 2 प्रैक्टिकल्स होंगे और उन दोनों प्रैक्टिकल्स को आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले हैं, उसमें कुछ क्या चाहिए आपको वैल्यूज़ चाहिए हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपने वो वैल्यूज़ सपोज़ करके ही लिख देनी है कि सपोज़ करिए ये रिज़ल्ट आया तो फिर इसके बाद यानी आपने मेन जो वैल्यूज़ हैं वो सपोज़ कर लेनी है और उनको कैलकुलेट करके फार्मूला वगैरह लगा के जवाब निकालना होता है। तो ये पहले 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुज़रते हैं, इससे आपको सारे आपका प्रैक्टिकल आपका राइट किया जाएगा और इसी से आपको बाद में जज भी किया जाएगा कि आपको कितना आता था या नहीं आता। क्योंकि इसमें आपको नकल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और जैसे-जैसे वैसे तो नहीं होती इजाज़त, लेकिन कभी-कभी थोड़ा एग्ज़ामिनर ज़रा ऐसा करता है कि माहौल को ज़रा हल्का कर देता है, इसमें थोड़े-से आप थोड़ी गपशप कर लेते हो, लेकिन इस वाले सेक्शन में गपशप नहीं होगी और यहीं से ही आपके साथ चेकिंग भी होगी कि आपको कितना आता है। तो इसलिए इसको इस पोर्शन को एहतियात से करेंगे। ठीक है? ये वो प्रैक्टिकल जो मैंने बताए हैं, लेकिन आपको याद करने होंगे ताकि आप वहाँ पे लिख भी सको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किए बगैर लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी बात की तरफ। ये कुछ पॉइंट्स हैं टू लर्न। इसमें क्या होता है कि आपको जितनी दी मैंने 8 एक रिएक्शन लिख दिए हैं। ये रिएक्शन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ज़बानी आने चाहिए। देखो भई अगर आप इसको बैलेंस कर रहे हो तो यहाँ पर 1 लगाया है और यहाँ पे 1 लगाया है। HCl एक एसिड है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक बेस है। ये एसिड बेस की मोलर रेशियो है जिसको 1-1 लिखोगे। तो यहाँ पर देखो इधर आपके पास 2 है, इधर आपके पास जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है। तो ये आपके पास 1 है तो ये 2-1 की रेशियो है। इस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स की जो मोलर रेशियो है ये आपको याद होनी चाहिए। ये आपके प्रैक्टिकल के जो रिजल्ट्स हैं वहाँ पे भी काम आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि मोलर रेशियो क्या है किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन की। इसके बाद आते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसी शय होता है डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स में जैसा कि टाइट्रेशन में काम आता है। यानी अगर हम एसिड और बेस को मिला रहे हैं तो कितना एसिड कितने बेस रिएक्ट करेगा इसका ताल्लुक इंडिकेटर से है। तो इंडिकेटर इंडिकेट करता है, बताता है कि कब एसिड और बेस का रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इंडिकेटर के बारे में 2 एग्जांपल, एक का नाम है फिनोल्फ्थालीन जो हम इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में कुछ मालूमात दी जा रही है वो भी आप कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल क्विकली इसको आगे लेके चलते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आता है KMnO4 की टाइट्रेशन। पर KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके साथ रिएक्ट करने वाले रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। उन रिड्यूसिंग एजेंट्स में ये सारे एजेंट शामिल है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जब आप KMnO4 और बाकी जो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट दिए रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने पर आपको कुछ आंसर्स हासिल होंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब समझ में आ गया कि KMnO4 के अंदर आपने डालना है KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप किस रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तफसील से लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है FeSO4, ठीक है, FeSO4.7H2O वगैरह-वगैरह और इनके स्पेशल नेम भी है। जैसे कि ये याद रखिएगा, ये बहुत दफा आता है मोहर साल्ट, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड उम्मीद है कि याद होगा। बाकी सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट और अमोनियम ऑक्सलेट ये भी क्या है कंपाउंड्स हैं जब KMnO4 का रिएक्शन होता है विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टडी इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन। वो जो वहीं ऊपर आपको KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रहा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऊपर एक रिड्यूसिंग एजेंट भी दिया है दैट इज कॉल्ड FeSO4.7H2O। ये सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाता है। इस प्रोडक्ट से हम कोसा खाना खा सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जो मैंने एक-एक करके KMnO4 के इनसे दिए हुए, जैसे FeSO4.7H2O, अमोनियम सल्फेट, ठीक है जी, ऑक्सैलिक एसिड और ये भी हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन करके मैंने कुछ यहाँ पर जवाबात या कह लें प्रोडक्ट्स की लिख दिए हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन जिनकी मोलैरिटी आपको पहले से मालूम होती है। ठीक है, मोलर रेशो क्या होती है? मोलर रेशो जैसे अभी मैंने समझाया जी, आपके पास एक मोलर रेशो ही है यहाँ पर जब आप एक रिएक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूँ कि KMnO4 के 2 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं और ऑक्सैलिक एसिड के 5 मोल, तो ये आपके पास 2 और 5 की मोलर रेशो है जो 2 रिएक्टर्स के दरमियान है। इसके बाद अब आते हैं असल सवाल की तरफ जिसका नाम है शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स। शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में पेज नंबर 1, तो ये आपके पास शॉर्ट एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं जैसे कि 1, इसी तरीके से 2, 3 और 4, ठीक है? तो ये आपको 4 बल्कि 5 याद कर लेने हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ आपने लिखना कैसे है। देखो एग्ज़ाम में सवाल ऐसे ही आएगा कि
क्वेश्चन 1 जैसे लिखा हुआ है, आपके पास आपने क्वेश्चन नंबर एग्जाम के बाद से डालना है और जब आप प्रैक्टिकल नोटबुक लिखोगे तो ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा और इसके अंदर आपने इसी तरतीब से शुरू कर देना है। मेरे पास जो क्वेश्चन है सेक्शन वाइज बने हुए हैं उनकी नंबरिंग वापस चेंज हो जाएगी 1 2 3 4 करने के बाद फिर दोबारा से बनता होगा मैं, लेकिन आपने क्या करना है अपनी नोटबुक की तरतीब के हिसाब से इसको लिखते जाना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और फिर आपने स्टेटमेंट दिया, फिर क्वेश्चन 2 3 4 यानी यहाँ पे तकरीबन 20 से एक एक्सपेरिमेंट अपनी नोटबुक में राइट कर लेने हैं और वो काफी रहेंगे। तो ये आपके पास नंबर 1 है अपरेटस। देखो भाई इसमें क्या करना है आपने, अपरेटस और प्रोसीजर ये आपने इसी तरह से हेडिंग डालनी है। पहले आपने क्या करना है, ये देखो जैसे ये आपके पास है नोटबुक, तो आपने करना ये है कि यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर की लाइन है, इसको आपने यहाँ पे लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख दें। मैंने क्वेश्चन 1 लिखा है, मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आप लिखिएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और फिर बुक में जो आगे हेडिंग लगी है वो आप लगा देंगे। फिर उसके बाद अपरेटस की हेडिंग लगानी है और उसमें कुछ लिखना है, जो लिखा हुआ है ऐसा लिख दीजिएगा। और फिर उसके बाद आपने लिखना है प्रोसीजर के बारे में, तो प्रोसीजर आपने यहाँ पर लिख देना है। इस तरीके से जो मैं बताता जाऊँगा वो आपने लाइन पेज पे लिखना है और जो ये वाला हिस्सा है यहाँ क्या लिखना है, ये साथ-साथ आपको मैं बताता हूँ। लाइन पेज पर आपने 2 चीज़ें लिखनी है, अपरेटस एंड केमिकल्स और प्रोसीजर। ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, ये बनी-बनाई प्रैक्टिकल नोटबुक है। अच्छा, जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे, ये 2 चीज़ें 1 और ये 2, इन 2 चीज़ों को आपने लिखना है ब्लैंक पेज के ऊपर। ठीक है, एग्जाम में हमारे पास एक स्ट्रिप तैयार होती है ऐसे पेज की बनी हुई क्रोमेटोग्राफी में, और उसमें डिफरेंट क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं और उनके हिसाब से उनकी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन लिखनी होती है और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, चिपका देते हैं गम की मदद से। ठीक है, ब्लैंक पेज के ऊपर। तो अगर तो ये आपके पास मौजूद नहीं है, मतलब आपने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है, तो फिर आप इसको पेंसिल से ही ड्रॉ कर दो। जैसे कि फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपने क्रोमेटोग्राम बनाया था पेज, उसी तरह का पेज आप राइट कर दो, यानी बना दो और उसके ऊपर स्पॉट्स लगा दो और फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला लिख दो और आखिर में आपने रिजल्ट्स भी लिखने हैं। नेक्स्ट में क्या है, एक और एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में भी बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर है, सेम टू सेम, बस फर्क ये है कि ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन था उसके अंदर इंक्स थी और नीचे वाले जो आपके पास है इसके अंदर लेड और कैडमियम आयन है। हो सकता है ये क्लोराइड ज्यादातर होते हैं, लेड क्लोराइड और कैडमियम क्लोराइड को पानी में हल करके हासिल होते हैं, तो ये इस तरह के आयन्स हैं। अब ये आयन आजाद हैं, जिस मर्जी के साथ जो मर्जी कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, अपरेटस एंड केमिकल सेम टू सेम के ऊपर है, जैसे वैसे रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उधर आपने बता के देख लेना है। प्रोसीजर भी आपको इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसी टर्निए बुलेट बनाकर या नंबर बनाकर ही लिखने हैं, इससे आपको फायदा होगा। ये आपने लिखने लाइन पेज के ऊपर। ये जो आपके पास 2 चीजें हैं, इन दोनों को आप लेड पेंसिल से लिखो, यूं इनके रिजल्ट्स भी, और रिजल्ट थोड़ा दूर के लिखो ताकि वो लाना वाज़ेह तौर पर और बड़े नजर आ सके। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपने प्रोसीजर जो है वो लाइन पेज पे लिखना है, रिजल्ट जो है वो आपने लिखना है ब्लैंक पेज के ऊपर। ठीक है जी, इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4, प्यूरीफाई द गिवन सैंपल। इसमें भी यही है कि ऑपरेटर्स और प्रोसीजर आपने लाइन पेज पे लिखना है विद ब्लू लाइन, और जो आखिर में आपके पास रिजल्ट है, और आप दोबारा भी हेडिंग दे सकते हो किसके ऊपर, एक ब्लैंक पेज के ऊपर, वो सेम क्वेश्चन की जो लाइन पेज पर है, इस तरह से जगह भर जाएगी। तो रिजल्ट आप देने के बाद देख सकते हो, आई प्यूरीफाइड द गिवन सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड एज शोन इन द एग्जामिनर। ये अब नंबर 5 भी वैसे का वैसे ही है। इसमें भी आपने क्या करना है, जो आपके पास इसमें जो प्रोसीजर है वो आप लिखना है लाइन पेज पर, और जो बाकी जैसे काम यहाँ पर लगा लो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, लेकिन वैसे ज्यादा आप कैलकुलेशन की हेडिंग लगाओ। तो जो ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपने लिखने हैं ब्लैंक पेज के ऊपर पेंसिल से, बिल्कुल ऐसा कोई तब्दीली नहीं करनी, और इवन के रिजल्ट तक आपने ऐसा ही लिखना है। अब हम बात करेंगे टाइट्रेशन के बारे में। टाइट्रेशन के अंदर अगर आप देखोगे, ये एक नेक्स्ट लेवल का एक पोर्शन है, और ये जैसे मैंने आपसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। इस पोर्शन में हमारे पास अभी फिलहाल मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड करने हैं उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ फोकस करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने जो बुक पे लिखना है, नोटबुक पर, वो आपके पास क्वेश्चन होगा। आपको चाहिए क्वेश्चन दोनों साइड पर लिखें, ब्लैंक पेज पर भी और लाइन पेज पर भी। ठीक है, लेकिन वही ब्लैंक पेज पर लिखना है पेंसिल के साथ। और फिर आपने एक जो आपके पास हेडिंग्स है, जैसे कि लिखा है प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, केमिकल इक्वेशन, मोनो रेशियो, इंडिकेटर, एंड पॉइंट एंड प्रोसीजर। यहाँ तक जब आप पहुंचोगे और यहाँ तक इसको एंड करोगे, ये सारा का सारा आपको लाइन पेज पे लिखना है। और उसके बाद जब आपने ब्लैंक पेज पर हेडिंग तो डाली हुई है क्वेश्चन की, तो उसमें जो अब डालना है वो आपके पास ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस यहाँ पर शामिल है, तो ये आखिर तक आपने ऐसा लिख देना है, मतलब छाप देना है। तो इस तरीके से जब आप देखकर चलोगे तो एक क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ये, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन चल रहा होगा, अगर आप पहले वाले पोर्शन से भी कुछ लिख चुके हो और फिर आप सेकंड पोर्शन स्टार्ट कर रहे हो, तो सेकंड पोर्शन की जो नंबरिंग है वो आपने कंटिन्यू रखनी है, ना कि दोबारा 1 से स्टार्ट करनी है। तो इस तरह करते करते आपके 15 टू 20 जो क्वेश्चन है या कैली प्रैक्टिकल से वो ऐड हो जाएंगे। फिलहाल मैं क्विकली यहाँ पर दिखाता हूँ, बाकी आप नोट्स में खुद देख लोगे। ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है, फिर इसी तरीके से इसमें फर्क क्या होगा। फर्क ये होगा, वैसे तो टाइट्रेशन कई तरह की होती है, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, आईडीबीटी टाइट्रेशन है। तो डिफरेंट किस्म की टाइट्रेशन है, फिलहाल उनकी थ्योरी में नहीं आ रहा हूँ, बस ये है कि आपको कोशिश करनी है कि जितने ये हैं उनको लिखना है। मैं थोड़ा सा कैटेगराइज आपको कर देता हूँ। देखो, जहाँ पर एसिड और बेस का जाएगा, जैसे ये एसिड कवर्ड है, इसी तरह यहाँ पर भी कुछ एसिड नजर आ जाएगा, तो वो एसिड बेस टाइट्रेशन है। इसमें आप जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ोगे उसमें तब्दीली पैदा होगी, उसी तरह से उसकी कैलकुलेशन में चेंज आ जाएगा, और साथ साथ जब क्वेश्चन चेंज होगा तो केमिकल सील रहेंगे। जैसे कि ये ऑक्सैलिक एसिड है, यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, जबकि यहाँ पर एसिड इस्तेमाल हो रहा है वो HCl है, क्योंकि बेस दोनों जगह पर सेम है। बेस भी डिफरेंट हो सकती है जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होंगे, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, इसलिए काफी हद तक बेस इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब इक्वेशंस चेंज रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ नंबर ऑफ मोल जो थे एसिड के और बेस के सेम थे, जबकि यहाँ पर एसिड की जो है वो आपके पास 1 और बेस के 2 मोल्स है। तो इस तरह से चेंज आता रहेगा। थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस समझ आ जाएगी। बाकी अगर आपको इसकी थ्योरी की तरफ जाना है, इसको अच्छी तरह समझना है, तो फिर आप मुझे राइट कर देंगे कि सर ये मुझे समझा दें, लेकिन इसके लिए
काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई तो फिर मैं समझा दूँगा। बहरहाल ये मैं आपको क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 चल रहा है, चलते रहेगा। देखिए आपने सबसे पहले इक्वेशन नोट करनी है, जहाँ पर एसिड और बेस, जैसे ये बेस और एच रखने वाला एसिड है, तो अभी भी एसिड बेस चल रहा है। कोशिश करें कि जितने दिए हुए सारे ही लिख दें, लेकिन अगर आप फिर भी कम लिखना चाहते हैं तो कुछ एसिड बेस से ले लें और कुछ जो ऐसा है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन से ले लें। जैसे अब यहाँ पर एसिड बेस यहाँ तक था, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक और 7 पर भी रिडॉक्स टाइट्रेशन शुरू हो गई है। और रिडॉक्स टाइट्रेशन की जो आपके पास इक्वेशंस होती है काफ़ी बड़ी होती है, इसमें मोर सॉल्ट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, डबल सॉल्ट्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बात ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि सारी इक्वेशंस को रट्टा लगा लेना है। शुरू में भी आपको मैंने दी हुई है, शुरू के पेजेस के ऊपर हर इक्वेशन वहाँ से भी देख सकते हो और रेलेवेंट क्वेश्चन से भी देख सकते हो। तो बहरहाल ये हमारे पास करते-करते ये आपके पास हम 9 क्वेश्चन तक पहुँचे हैं और ये देखिए लिखा हुआ है प्रिंसिपल द रिडॉक्स टाइट्रेशन चल रही है, करते-करते पहुँचेंगे लास्ट में और ये लास्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए 12 तो यहाँ पर सिर्फ टाइट्रेशंस ही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा लिखना नहीं चाहता, देखिए यहाँ करने क्या है आयोडीमेथाइल टाइट्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन रिडॉक्स भी यही है, एक इसमें आयोडीन का इस्तेमाल करते हुए तो मालूम करते हैं किसी सॉल्यूशंस के बारे में, मोलैरिटी मालूम करनी पड़ती है, कभी कुछ मालूम करना पड़ता है, बहरहाल तो ये आयोडोमेट्री है। तो मैंने आपको समझा दिया कि आप कुछ टाइट्रेशन ले लें एसिड-बेसिक, कुछ रिडॉक्स टाइट्रेशन ले लें सिंपल KMnO4 के साथ और कुछ ले लें आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, ठीक है जी? तो इस तरह से भी कुछ-कुछ लेने से यानी कि आपको 12 क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे, इस तरह से यहाँ पर कुछ कम कर सकते हो। अब आप ये देखो कि ये आपके पास जो आ रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखा हुआ है। असल में बात ये है कि ये एक नेक्स्ट पोर्शन शुरू हो गया, इसमें से भी एक वक़्त में एक ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर चंद ज़्यादा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है एस्टिमेशन ऑफ बेरियम आयन्स, ठीक है? बेरियम क्रोमेट, ठीक है? तो इसको लिखने के लिए आपके पास एग्जैक्टली एक ही क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से जिसके शुरू से मटेरियल रिक्वायर्ड अपरेटस प्रोसीजर ये आपने वही लिखना है लाइन पेज के ऊपर और बाकी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन रिजल्ट्स तक जो आपने लिखना है वो लिखना है ब्लैंक पेज के ऊपर और रिजल्ट को अगर आप चाहो तो दोनों साइड पे भी लिख सकते हो। फिर इस तरह से ये आपके पास आता है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? ये आपने सारा ये जो थोड़ा सा प्रोसीजर है लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ इतना हिस्सा भी कंप्लीट करना चाहो, ये आपके पास लिखा हुआ है टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन, ठीक है? तो ये नाइट्रोजन का टेस्ट, सल्फर का टेस्ट और हाइड्रोजन का टेस्ट। जैसे आपको यहाँ पे 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास प्रैक्टिकल नोटबुक में 3 किस्म के कॉलम्स लिखे हुए हैं, यानी ऐसे पेजेस में 3 कॉलम्स है, तो उन कॉलम के अंदर आप इसको राइट कर दोगे। अगर आप ये लिखना चाहो ऊपर प्रिपरेशन तो ये भी आप लिख सकते हो, आप कॉलम का ख्याल ना कीजिएगा, बस 9th में ऐसा लिखते जाइएगा, लेकिन जो कॉलम वाला हिस्सा आ जाएगा जैसे कि ये वाला हिस्सा, तो फिर आपने इन्हें कॉलम में उसी तरह से लिखना है। पहले नंबर पर एक्सपेरिमेंट, जैसे यहाँ मौजूद है एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस या रिजल्ट्स, तो ये इस तरह से तरतीब से ऐसा सीख दीजिएगा, काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पर। इसमें देखो ये जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको आपने बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जैसे यहाँ पे आगे पर लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्फर्म, ठीक है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है फिनोल इज कन्फर्म, तो ये फिनोल का टेस्ट है। ऊपर हेडिंग भी लिखी हुई होंगी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ लिखा हुआ है फिनोल, इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है एल्डिहाइड। तो आपको मुकम्मल तौर पर ऊपर हेडिंग डालनी है पेज के ऊपर और इसी तरह से तीनों कॉलम के अंदर आपने मिलाकर सारा कुछ लिख देना है। इस तरीके से बासानी आप ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है ये मुकम्मल हो जाएगा। इनको अगर आप चाहो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इनमें से अगर कुछ आप कम करना चाहो, जैसे कि यहाँ पे 3 आइडेंटिफिकेशंस हैं, या तो सारी करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लिखने में कमी करनी है तो आप में से कोई एक लिख लो, 2 लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लो और साथ-साथ एल्डिहाइड लिख लो, ठीक है जी? तो ये भी मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। अब ये है जी एक और पोर्शन दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशंस। तो प्रिपरेशन हमारे पास देखिए एस्पिरिन की प्रिपरेशन शुरू में ही बताया था मैंने आपको, आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशंस। अच्छा इसमें क्या है, इसको आपने वही लाइन पेज और ब्लैंक पेज के एतबार से लिखना है। इसमें देखो जब लिखोगे मटेरियल रिक्वायर्ड केमिकल अपरेटिस डायग्राम, देखो यहाँ तक बल्कि जो केमिकल डायग्राम है इसको आपने लिखना है ब्लैंक पेज पे। लिखना कैसे है बल्कि बनाना है तो ये बना लीजिएगा और प्रोसीजर जो है वो आपने कहाँ लिखना है, यानी कि वही पहले था मटेरियल अपरेटिस केमिकल इक्वेशंस और प्रोसीजर, ये आपने लाइन पेज पे लिखना है। और जो सेकंड पेज होगा जो ब्लैक पेज होगा उसके ऊपर आपने ये डायग्राम बनानी है जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है और साथ-साथ आपने वहाँ पे रिजल्ट लिख देना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो है या लिखने का तरीका जो है वो ये प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म के लिए भी रहेगा। उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पर, ये प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोसाइज़ोन है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है और अमाइन कॉम्प्लेक्स की प्रिपरेशन है। डायग्राम को आप उसी तरह से ड्रॉ कर दोगे जो आपके पास ब्लैक पेज है और रिजल्ट साथ-साथ लिखोगे। यानी 2 चीजें जो मैंने बताई हैं आपको कौन-कौन सी, यानी डायग्राम और रिजल्ट्स, ये आपको लिखने चाहिए ब्लैंक पेज पर, बाकी सारा जो है वो लाइन पेज पर। अब आते हैं एक नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, ये है जी बहुत ही पोर्शन, इसका नाम है एसिड रेडिकल की आपने आइडेंटिफिकेशन देनी है और इस तरह से बेसिक रेडिकल्स की आइडेंटिफिकेशन देनी है। अच्छा ये पूरी एक स्कीम है, ये तरीका है, मैं आपको थोड़ा सा वैसे गाइड कर देता हूँ कि इसमें तरीका होता है कि सबसे पहले आपको ड्राई टेस्ट करने पड़ते हैं। क्या होगा, आपको एक टेस्ट ट्यूब या किसी भी शय के अंदर कुछ एक सॉल्ट दिया जाएगा और उस सॉल्ट के को देखते हुए आपने कुछ देखकर टेस्ट करने हैं, यानी फिजिकल टेस्ट भी, जैसे मिसाल के तौर पर उसका कलर अगर ब्लू है तो उसमें कॉपर आयन हो सकते हैं। शुरू में बताया था मैंने जो आपके पास कुछ किस्म के रेडिकल्स होंगे, एसिड और बेसिक रेडिकल, ठीक है? ये फिलहाल जो ड्राई टेस्ट है ये दोनों में से किसी के बारे में भी हो सकता है, जैसे कि पॉजिटिव आयन भी से बदल सकते हैं कुछ ना कुछ और कभी-कभी जो है वो नेगेटिव आयन्स भी पता चल जाते हैं। जैसे कि आपके पास ये लिखा हुआ है फॉस्फेट, एसीटेट, ये आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको भी 2 नोटबुक है वहाँ से गाइड कर दूंगा ताकि आरिसा की नोटबुक्स में मौजूद होता है, वहाँ से आप कर सकते हो कि जो मैंने आपको दिखाया अपने नोट्स में ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने का बेस्ट वे है, क्योंकि एक ही जगह पे सारा कुछ दिया हुआ है। अच्छा, अब आपको लिखना कैसे है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो पेन पे ड्राई टेस्ट लिखने होते हैं, ये एसिड रेडिकल से भी लिखने होते हैं, बेसिक रेडिकल में भी लिखने होते हैं। लिखने का तरीका समझाता हूँ। देखो फिलहाल अभी थोड़ी सी एक बात समझ लो ताकि आपको पता चले कि लिखते हुए बेसिकली आपको किन चीजों पे फोकस करना है। देखो जब एसिड रेडिकल होगा तो उसमें आपके पास 3 बेसिक ग्रुप होंगे, एक का नाम होगा डाइल्यूट एसिड ग्रुप, एक का नाम कॉन्सेंट्रेट एसिड ग्रुप और इसी तरह से स्पेशल ग्रुप जिसमें सल्फेट और फॉस्फेट ही होते हैं। लिखना क्या है बताता हूँ, लेकिन अभी तक ये समझ में आया कि एसिड रेडिकल में 3 किस्म
के रेडिकल्स हो सकते हैं, यानी एसिड, कॉन्सन्ट्रेटेड और स्पेशल ग्रुप। ठीक है, ये दिमाग में रखना। इसके बाद चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, जिनको बात भूल गई है पुरानी वाली, तो वो ये है कि आपके पास जो सॉल्ट होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तो उसका जो पॉजिटिव पोर्शन होता है वो कहलाता है बेसिक रेडिकल, और जो नेगेटिव पोर्शन होता है वो कहलाता है एसिड रेडिकल। इसके बाद चलते हैं बेसिक रेडिकल पर। बेसिक रेडिकल हमारे पास 6 किस्म के ग्रुप्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि ये पहला ग्रुप है, यहाँ लिखा भी है फर्स्ट ग्रुप, इस तरह से सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये आपके पास 5 और ये लास्ट में 6 है। अब चलते हैं इसको लिखने का तरीका क्या है। तो तरीका कुछ इस तरह से होगा, पर्टिकुलर रूप में आपके पास 2 पोर्शन होते हैं, एक फर्स्ट का और एक सेकंड का। तो सेकंड के पोर्शन की तरफ आप आ जाएंगे सीधे, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं चलता हूँ अपने असल मकसद की तरफ जो बताने लगा हूँ, वो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो आपके पास ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल है और इस तरह बेसिक रेडिकल है। मैं अभी बता कर आया हूँ। तो एसिड रेडिकल में 3 ग्रुप्स थे, डाइल्यूट, कॉन्सन्ट्रेटेड एंड स्पेशल, और जो आपके पास बेसिक रेडिकल्स हैं उसमें 6 ग्रुप्स थे। तो ये 6 ग्रुप्स आपके यहाँ दिखाए गए हैं, और उसके अंदर डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स भी हैं जो एलिमेंट्स या कह रेडिकल्स की हैं, जो अपने आयन के शक्ल में लिखे हुए हैं, जैसे सिल्वर आयन, मरकरी आयन, जिंक आयन, स्ट्रोंशियम आयन। ये आपका एक समझ लीजिए एक तरह का वाइवा भी है। तो फिलहाल इसको याद कर सके तो पढ़ लें, लेकिन अब आपको समझ में आ गई कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको वहां से जो मैंने स्कीम समझाई थी यहाँ से। अब बात आती है लिखना क्या है आपने, या नोटों पे कैसे नोट करना है। सबसे पहले आप आ जाए कि देखो ये लिखा हुआ है डाइल्यूट एसिड ग्रुप, यहाँ से शुरू हो गया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंसेस। तो आपने अपनी मर्जी से जितना आपको दिल करता है, जैसे मैं बाइकार्बोनेट आयन लिखा है, ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये आपने लिख लेना है। ठीक है, जहाँ पर आपके पास कॉलम्स लगे हुए हैं, बस आपके ऊपर लिखना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ये आपका एक्सपेरिमेंट का नेम हो गया, और ये सारा का सारा ऐसा आपने छाप देना है। ठीक है, ये आखिर में लिखा हुआ है कंफर्म्ड। तो जो कंफर्म वाला सेक्शन है वहाँ पर आपका कम 2 कंफर्मेशन रूटीन नहीं है, जैसे 3 4 5 लिखा है तो आप 3 4 तक लिख लो, अभी काफी रहेगा। फिर आ जाए इसी तरीके से कार्बोनेट पर। ठीक है, ये भी लिख लें, तो 1 2 ये हो गए। इसके अलावा फिर आगे चलेंगे, यानी एक ग्रुप से आप ये 2 एग्जांपल्स के तौर पर लिख लो। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, ये आपके पास आ गया एनालिसिस फॉर कॉन्सन्ट्रेटेड रेडिकल्स। ठीक है, तो उसके अंदर लिखा है हमारे पास क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन के लिए लिख लो, बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर है और काफी हद तक आने के चांस होते हैं, रेडिकल के आसान है। इस तरह ब्रोमाइड आयन लिखा चाहे लिख लें, वरना आप इसे छोड़ दें। ये लिखा हुआ है एसिडेट आयन, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सलेट आयन। तो जो भी लिखना चाहे, एक लिख ले, दोनों लिख ले, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा लिखना चाहते हैं। और फिर आप आ रहे हैं स्पेशल ग्रुप पे। स्पेशल ग्रुप पे जैसे मैंने आपसे कहा सल्फेट और फॉस्फेट होते हैं, तो 2 में से कोई एक लिख लो या दोनों लिख लो, आपकी बात, ये थोड़ा शॉर्ट करेगा, दोनों लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें 2 ही होती है एग्जांपल्स। तो सल्फेट आयन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्मेटेड टेस्ट पे 1 2 3 कंफर्म कंफर्म कंफर्म, तो आप 6 7 8 की बजाय सिर्फ 6 और 7 लिख लो, या 7 8, यानी 2 कंफर्मेटेड टेस्ट दे रहा है, काफी होते हैं, ये लिखने भी काफी होते हैं। इसी तरह से फॉस्फेट आयन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बिल्कुल देखो आखिर में लिखा हुआ है रिजल्ट, तो रिजल्ट तक पहुंच जाना है आपने, और यहाँ तक छाप लेना है। ये आपके पास मुकम्मल हो गया। फिर इस तरह से आप आगे चले जाओ, ये हो गया मुकम्मल, कि कौन सा मुकम्मल हो गया आपके पास, एसिड रेडिकल, इसमें 3 ग्रुप्स थे। अब आ जाएंगे बेसिक रेडिकल में। अब बेसिक रेडिकल में या कुछ ग्रुप 1 है, इस तरह से ग्रुप 2 3 4 5 6 होगा। तो ग्रुप 1 के अंदर जो है, जैसे आपका सिल्वर आयन है, तो सिल्वर आयन लिख लीजिए, और थोड़ा सा इसमें 2 3 टेस्ट कम कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल लगता है। इस तरह एक मर्करी लिख लें। अब आते हैं ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में भी इसी तरीके से आपने 1 या 2, जैसे ये लिखा हुआ है कैडमियम आयन, तो कैडमियम आयन लिख लीजिएगा। इस तरह यहाँ पे भी आपके पास कॉपर आयन है, आपस में अभी होगी कि हर ग्रुप से आपने 2 2 3 3 एग्जांपल अपनी मर्जी की ले लीजिए है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ग्रुप 3 के अंदर। इस ग्रुप 3 की एग्जांपल में आयरन है, क्रोमियम है, आयरन इसमें अच्छी एग्जांपल है, क्रोमियम भी अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, बाकी फिर उसके बाद आप आगे चले जाएंगे, आपके पास ग्रुप 4 आ गया। ग्रुप 4 में निकल की एग्जांपल आती है, इसके अलावा कोबाल्ट, कोबाल्ट इसमें ज्यादा अहम रहेगा। ठीक है, ये आप देखो बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, तो आप सारा ना लिखो, आप इसमें से क्या कर लो, ब्राइटनेस लिखो, स्मेल, फ्लेम, फिल्टर ऐश, वेट टेस्ट। वेट टेस्ट के अंदर जो है उसमें आपने 5 6 7 8 है, आप ऐसे कहें 5 6 7 लिख लें, या सिर्फ 2 लिख लें। फिर इसके अंदर रेडिकल कंफर्मेशन में 1 2 3 टेस्ट है, आप सिर्फ 2 टेस्ट लिख लें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें मजीद कम कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा लगता है तो। ये नेक्स्ट है जी ग्रुप नंबर B5, यही ग्रुप 5। ग्रुप 5 में बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, इसमें से आप चाहो तो 2 लिख लो। तो अब आपको समझ में आ गई है मेरा ख्याल से, तो वैसे शुरू नहीं है, देखो तब्दीली चल रही है चीज़। ग्रुप क्या आ गया, 6 आ गया, जिसमें अमोनियम आयन है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये आपकी मर्जी है, जैसे आप लिखना चाहो लिख लो। अच्छा, ये हो गया आपके पास खत्म, यानी सारा SWOT एनालिसिस जो है वो आपने लिख लिया है। अब आ जाओ बिल्कुल लास्ट में, ये आपकी आपने लिखना नहीं है, ये आपकी याद करने का सारा सेक्शन है। इसके अंदर जो आपका वाइवा होगा, उस वाइवा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर दिए जा चुके हैं। अगर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप याद कर लो तो वाइवा आपका बहुत अच्छा सा हो सकता है। वैसे आपकी नोटबुक में जगह जगह पर मौजूद होते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको निकाल कर अलग कर दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इस तरह की यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दूसरों तक शेयर भी कर दें। हो सके तो इसको लाइक भी करें, और अगर कोई मसले या मसाइल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखकर भी पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।